हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पादप कारिकी का चैप्टर मींस प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर, जिसमें हमने प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का टॉपिक स्टार्ट किया था। इस टॉपिक को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में देखते हैं प्रकाश अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्रकाश में होती है अभिक्रिया वो होगी प्रकाशिक अभिक्रिया या फिर लाइट रिएक्शन या फिर प्रकाश अभिक्रिया। ठीक है, लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। लाइट रिएक्शन में जो लाइट में हो रही है, प्रकाश में हो रही है, वो है प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन। यह प्रक्रिया हिल अभिक्रिया के नाम से इसलिए भी जानी जाती है क्योंकि रॉबर्ट हिल ने सर्वप्रथम सिद्ध किया था कि प्रदीप्त वियुक्त क्लोरोप्लास्ट जल का प्रकाशिक अपघटन करते हैं। ठीक है, जो रॉबर्ट हिल थे, उन्होंने सर्वप्रथम ये बताया था कि जो प्रदीप्त वियुक्त क्लोरोप्लास्ट है वो जल का प्रकाशिक, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो जल का प्रकाशिक अपघटन करते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है क्योंकि इसे सर्वप्रथम रॉबर्ट हिल ने इसे डिस्क्राइब किया था, रॉबर्ट हिल ने इसे बताया था। ठीक है, इसके फलस्वरूप अपचयित हाइड्रोजन ग्राही तथा अपचयित इलेक्ट्रॉन ग्राही बनता है। ठीक है, इसके बाद क्या बनता है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, जल का प्रकाशिक अपघटन कर देता है। उसके बाद हाइड्रोजन, जो अपचयित हाइड्रोजन ग्राही बनता है और अपचयित इलेक्ट्रॉन ग्राही बनता है। जल के प्रकाशिक अपघटन के बाद ऑक्सीजन गैस उपोत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। जो ऑक्सीजन गैस है इस पूरी क्रिया के बाद उपोत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया को आप देखो, यहाँ पे समीकरण दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है, उसके अनुसार होता है। देखिए, ये जल का अणु है, फिर ये देखो हाइड्रोजन ग्राही और ये हाइड्रोक्सिल आयन हो गया OH। ठीक है, ये सब वो क्रिया है, इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ 4OH हो गया। ठीक है, ये सब क्रिया है लाइट रिएक्शन का। तो देखो, जल का अणु का अपघटन हुआ, जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ, उसके किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। इन दोनों के, लाइट और क्लोरोफिल, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ। उसके बाद हमें जो ऑक्सीजन है उपोत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, और अपचयित हाइड्रोजन ग्राही हमें प्राप्त होता है। ये था प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन बोलो या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलो। आपको दिख रहा होगा इन डार्क, देखो यहाँ A हाइड्रोजन ग्राहक है, जो A है, A को क्या बोले हैं, हाइड्रोजन ग्राहक कहा गया है। ठीक है, जो हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं और अणु के रूप में प्रदर्शित किया गया है। विशिन्याक एवं आको ने, ये दोनों वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोगों द्वारा पता लगा, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, उसमें उन्होंने पता लगाया कि जो प्रकाश अभिक्रिया के क्रम में NADP हाइड्रोजन ग्राहक का कार्य करते हैं। अब हाइड्रोजन ग्राहक का कार्य कौन कर रहे हैं लाइट रिएक्शन में, प्रकाश अभिक्रिया में, तो NADP क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ग्राही का कार्य कर रहे हैं। देखो, NADP हाइड्रोजन ग्राही का कार्य किए तो क्या बन गया, NADPH2। अब देखो प्रकाश अभिक्रिया में महत्व, जो प्रकाश अभिक्रिया है, प्रकाशिक अभिक्रिया है, लाइट रिएक्शन, उसमें प्रकाश का क्या महत्व है। इन डार्क इन लाइट, ये जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, वो हुआ है डार्क में, मतलब अंधेरे में हुआ है, और ये इन लाइट मतलब कि प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया है। इसमें देखो, इसको यहाँ आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, देखो ये आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट है दोनों में। ठीक है, दोनों में H2O है, दोनों में सेम क्लोरोप्लास्ट है, दोनों में जल है। एक को प्रकाश की उपस्थिति में कराए तो क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकली, और इसको हाइड्रोजन एक्सेप्टर, इसको देखो इन डार्क में नो चेंज हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और इसमें चेंजेस आपको ऑक्सीजन बाहर निकलते आपको दिख रहा होगा। तो ये महत्व है प्रकाश का, प्रकाश अभिक्रिया में।
हिल के कार्य के साथ साथ प्रकाश अभिक्रिया की प्रक्रिया की व्याख्या करने में आर्नन इमर्सन के प्रयोग को भी महत्वपूर्ण योगदानकारी है। जो हिल ने प्रकाश अभिक्रिया को तो समझाया था, उसको प्रयोग भी दिए थे, इसके साथ साथ जो अन्य वैज्ञानिक थे कौन कौन, आर्नन और इमर्सन के प्रयोग को भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, इसमें आर्नन ने पाया कि प्रकाश अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो हमने देखा था कि जो सूर्य से प्रकाश मिलता है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। ऊर्जा एडीपी के साथ अकार्बनिक फॉस्फेट के संयोजन के कारण बनने वाले एटीपी में संग्रहित होता है। अब जो ऊर्जा मिला, ऊर्जा जो बना वो किसमें संग्रहित हो रहा है, एटीपी के रूप में होता है। तो एडीपी और जो अकार्बनिक फॉस्फेट ये संयोजित हो जाते हैं और एटीपी का निर्माण करते हैं। एटीपी के संश्लेषण के लिए आर्नन ने प्रकाश फॉस्फोरिलेशन नाम दिया। एटीपी के संश्लेषण जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश फॉस्फोरिलेशन, उसे नाम दिया क्या, किसने, आर्नन वैज्ञानिक ने। आर्नन ने सारांशीकृत करते हुए कहा, इसको पूरा सारांश उसको देते हुए कहा कि एटीपी संश्लेषण तथा ऑक्सीजन के विमुक्ति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन ग्राही एनएडीपी से अवकरण पश्चात NADPH2 के रूप में अपचायक शक्ति का निर्माण होता है। इस क्रम में क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण तो होगा ही, ऊर्जा का निर्माण होगा जो एटीपी के रूप में संचय रहेगा, और क्या होगा, ऑक्सीजन विमुक्त होगा, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा था। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, NADP, जो अपचयित होकर अवकरण होकर NADPH2 बनाता है, वो अपचायक शक्ति का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस में क्या क्या बन रहा है, क्या क्या शक्ति का निर्माण हो रहा है, ये सब इस लाइन में लिखा गया है। ये है प्रकाश अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब रॉबर्ट इमर्सन, ठीक है, रॉबर्ट इमर्सन और उनके सहयोगियों मतलब उनके साथियों ने, ठीक है, अवलोकन किया, प्रयोग किया। अब उसको अवलोकन करने लगे, देखने लगे, ऑब्जर्व करने लगे कि प्रकाश संश्लेषण की दूर सुदूर लाल प्रकाश मतलब कि फार रेड लाइट की ओर ले जाने से घटने लगती है। अगर प्रकाश संश्लेषण को हम लोग दूर सुदूर जो लाल प्रकाश है मतलब कि रेड लाइट में ले जाते हैं, तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है मतलब कि जिस तीव्रता से प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कमी आती है, उसकी तीव्रता घटने लगती है। अर्थात स्पेक्ट्रम के लाल क्षेत्र से दूर जाते ही प्रकाश अभिक्रिया रुक जाती है, और उससे दूर जाने से, लाल क्षेत्र से गुजार जाने पे और उससे दूर जाने पर ये जो प्रकाश अभिक्रिया होती फोटोसिंथेसिस वो रुक जाती है। इसे रेड ड्रॉप कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप बोलते हैं। इसमें प्रकाश अभिक्रिया जो लाइट रिएक्शन होता है वो रुक जाता है। अब इमर्सन और उनके सहभागियों ने क्या बताया, ये भी पाया, क्या पाया कि लाल प्रकाश के छोटे तरंग दैर्घ्य 680 नैनोमीटर से कम के प्रकाश को लंबे तरंग दैर्घ्य 680 नैनोमीटर से अधिक के प्रकाश के साथ समान रूप से साथ साथ प्रदान किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषी दक्षता दोनों प्रकाशों को अलग अलग देने की तुलना में बढ़ जाती है। छोटी तथा लंबी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के साथ साथ प्रदीप्त करने से प्रकाश संश्लेषण की दर में होने वाली अभिवृद्धि को इमर्सन प्रभाव कहते हैं। कि अगर लाल प्रकाश के छोटे तरंग दैर्घ्य में ले जाते हैं फिर बड़े तरंग दैर्घ्य में लाते हैं, ठीक है, तो समान रूप से प्रदान उसको किया जाता है 680 नैनोमीटर से कम, 680 नैनोमीटर से अधिक। तो क्या देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषी दक्षता दोनों प्रकाशों को अलग अलग देने की तुलना में जो प्रकाश संश्लेषी क्रिया है दोनों बढ़ने घटने की तुलना में वो बढ़ जाती है। छोटी तथा लंबी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के साथ साथ तो क्या है, एक्सपेरिमेंट किए पहले छोटी तरंग दैर्घ्य के साथ अब बड़ी तरंग दैर्घ्य के साथ। तो क्या देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर में होने वाली जो अभिवृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, इमर्सन प्रभाव बोलते हैं। इमर्सन प्रभाव या फिर इमर्सन इफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको इमर्सन ने बताया था, ठीक है, इस प्रयोग को इमर्सन ने बताया था। अब क्या देखते हैं, दो वर्णक प्रणाली, 2 पिगमेंट सिस्टम। अब क्या होता है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं कुछ पौधों में, प्लांट्स में, तो सिस्टम देखते हैं। इमर्सन संवृद्धि प्रभाव की खोज ने यह स्थापित कर दिया कि प्रकाश अभिक्रिया में 2 प्रणालियां एक साथ कार्य करती है। इसमें 2 प्रणालियां एक साथ कार्य करती है बताया जा रहा है, जिसमें से एक प्रणाली छोटे तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश को तथा दूसरा लंबे तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश को अवशोषित करती है। अब बोल रहे हैं कि इसमें जो 2 प्रणाली है, 2 सिस्टम एक साथ कार्य करता है, वर्क करता है, जिसमें एक छोटी तरंग दैर्घ्य वाली के लिए रहती है और एक बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली की रहती है। लंबे तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को अवशोषित करने वाली प्रणाली को वर्णक
तंत्र प्रथम, फोटो सिस्टम 1 तथा छोटे तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को अवशोषित करने वाली प्रणाली को वर्णक तंत्र द्वितीय, फोटो सिस्टम सेकंड कहा जाता है। ठीक है, 2। अब बोल रहे जो लंबे तरंग, देखो दो सिस्टम काम कर रही है, दो टाइप की प्रणाली काम कर रही है, जो लंबे तरंग दैर्घ्य वाली को लेती है और जो छोटे वाले को लेती है। तो लंबे तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को अवशोषित जो करता है उसको बोलते हैं वर्णक तंत्र प्रथम, मतलब फोटो सिस्टम 1, और जो छोटे वाले को लेती है उसको क्या बोलते हैं, अवशोषित करती है उसको वर्णक तंत्र द्वितीय, मतलब फोटो सिस्टम 2 कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ये था वर्णक प्रणाली जो प्रकाश अभिक्रिया में पाई जाती है। प्रकाश अभिक्रिया के चरण, अब जो प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन होते हैं उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस चरणों से गुजरता है, ये देखते हैं। तो पृथ्वी पर पहुंच रही सूर्य प्रकाश ऊर्जा की 47% मतलब कि 47% मात्रा में से मात्र 0.1% से 2% प्रकाश ऊर्जा की खपत प्रकाश अभिक्रिया के क्रम में होती है। मतलब कि जो पूरा सनलाइट, सूर्य से जितनी भी ऊर्जा प्रकाश मिल रहा है उसमें से कितना, 47% से मात्र 47% अगर उसको मिल रहा है तो उससे 0.1 मतलब कि 0.1% से लेकर 2% ही प्रकाश का उपयोग किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा का खपत इस प्रकाश अभिक्रिया में होता है, मात्र इतने प्रतिशत का ही उपयोग होता है। सूर्य के प्रकाश वर्णक्रम विब्योर का नीला से लाल क्षेत्र ही प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। जो सूर्य में जो पाए जाते हैं जो कलर्स, ठीक है, जो वर्णक्रम पाए जाते हैं, आपने रेनबो में देखा होगा ना, तो देखो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, आपने इंद्रधनुष देखा होगा, ये वर्णक्रम को देखा होगा ना। तो उसमें से जो नीला और लाल रंग का जो क्षेत्र होता है वो इस प्रकाश अभिक्रिया के लिए ही उपयुक्त होता है, उतना ही भाग इस संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है नीला और लाल। जिसमें से सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश क्षेत्र में होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो लाल क्षेत्र में होती है। उसके बाद जो ब्लू लाइट, जो नीला रंग होता है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण नीले वाले में होती है। हरा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है, हरे वाले में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। पीला तथा नारंगी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अत्यल्प होता है। पीला तथा नारंगी में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है पर बहुत ही कम होता है, अल्प होता है। प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, हमने पढ़ा था जो प्रकाश वाली अभिक्रिया है वो ग्रेना में होती है और अंधकार वाली अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। तो अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में विभिन्न वर्णकों जैसे क्लोरोफिल ए में क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, जेंटोफिल आदि के उपस्थिति के कारण होती है। ये सब जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में ये प्रकाश अभिक्रिया पूरी होती है। दूसरा पॉइंट है क्लोरोफिल अणु के परमाणुओं। अब क्या है, अणु बहुत सारे परमाणुओं से बना होता है, जैसे घर बहुत सारे ईंटों से मिलकर बना है ना, तो वैसे ही जो अणु होता है वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो क्लोरोफिल जो अणु है कि परमाणुओं के मध्य में घन आवेष्ट केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है, परमाणुओं के मध्य में क्या बता रहा है, घन आवेष्ट केंद्रक पाया जा रहा है। इसके बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब हमने देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन प्रकाश पाकर उत्तेजित होकर अपने कक्षा से बाहर चले जाते हैं, तो वैसे उस कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं क्लोरोफिल के। इलेक्ट्रॉन की इस अवस्था को मूल अवस्था बोलते हैं, जब वो अपने पहले जैसी अवस्था में अपने कक्षा में ही घूम रहे हैं, वो उनकी मूल अवस्था है। इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा की इकाई अर्थात फोटॉन या क्वांटम का अवशोषण कर अधिक ऊर्जा के कारण अपनी स्थायी कक्षा छोड़कर अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है। देखो क्लोरोफिल का अणु परमाणुओं से मिलकर बना है। अब उसके परमाणु के, अब इसका जो परमाणु है, ये देखो मानो क्लोरोफिल है, ठीक है, बहुत सारे परमाणु से बना, उसके बीच में घन आवेष्ट केंद्रक पाया जाता है। अब इसके चारों ओर बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो जब उसमें प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश ऊर्जा जो उसका फोटॉन बढ़ता है, उसकी इकाई या प्रकाश ऊर्जा की इकाई क्या है, फोटॉन या फिर क्वांटम, वो पड़ता है तो उसको वो अवशोषित कर लेता है और अपने उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। फिर
अवशोषण का उत्तेजित हो जाता है और जिस कक्षा में घूम रहा था ना उस कक्षा के बाहर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन की इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। पहले वो मूल अवस्था में था, अपनी कक्षा में गति कर रहा था, फिर जैसे उसको एनर्जी मिली उत्तेजित हुआ और दूसरी कक्षा में भाग गया, मतलब कि बाहर निकल गया, तो क्या बोलते हैं इस अवस्था को? उत्तेजित अवस्था बोलते हैं। यह प्रक्रिया उत्तेजनीकरण, अब उत्तेजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उत्तेजनीकरण कहलाएगी। दो क्वांटा प्रकाश के कारण एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजन होता है। अब मुझे बता रहे जो दो क्वांटम के कारण एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है। उत्तेजित अवस्था अस्थायी होती है, मतलब कि स्थायी नहीं रहती है। वो उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, वो कुछ समय उत्तेजित रहकर अपने फिर मूल अवस्था में आ जाता है, मतलब वो स्थायी नहीं है कि वो उत्तेजित में ही रहेगा। एक बार उत्तेजित हो गया वो दोबारा अपने मूल अवस्था में आ सकता है, इसलिए अस्थायी अवस्था है। और इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में जल्दी लौटने का प्रयत्न करते हैं। जब वो उत्तेजित हो जाते हैं तो कुछ समय तक उत्तेजित रहते हैं, उसके बाद वो वापस अपनी कक्षा में आने का प्रयास करते हैं, वापस अपने पहली वाली अवस्था में आने का कोशिश करते हैं। एक ड्रॉप से देखो रेड ड्रॉप प्रक्रिया है, ठीक है, इसको ऐसे समझाया गया है। और इमर्शन संतति प्रभाव है, देखो ये डायग्राम से इसको शो किया गया है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कि जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, ये क्या हम स्टेप चरण देख रहे हैं कि प्रकाश अभिक्रिया कौन कौन पदों से किन किन चरणों से होकर गुजरती है। तो जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन है, जो उत्तेजित हो गए इलेक्ट्रॉन, वो मूल अवस्था में लौटते समय अनेक वाहक पदार्थों की श्रृंखला से होकर गुजरता है। जो बहुत सारे कैरियर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, वाहक पाए जाते हैं, उनसे होकर गुजरता है। वो अपनी कक्षा से बाहर चला गया उत्तेजित होके, तो वो वापिस आता रहता है अपनी मूल अवस्था में, तो बहुत सारे वाहक से होकर वो गुजरता है। इन पदार्थों को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन ग्राही है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स का विभिन्न वाहकों से होकर गुजरने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन अभिगमन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे वाहकों से होकर गुजर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गमन कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन अभिगमन कहते हैं। अभिगमन के क्रम में निकलने वाली ऊर्जा के उपयोग से एडीपी अकार्बनिक फॉस्फेट से बंध बनाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है तो उससे ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलता है, तो उससे क्या होता है? जो एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट इन दोनों का संयोजन में वो कार्य आता है और एटीपी का निर्माण होता है। जब एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट मिलते हैं तो एटीपी का निर्माण करते हैं। प्रकाश अभिक्रिया के क्रम में एटीपी की संश्लेषण की क्रिया प्रकाश फॉस्फोटीकरण कहलाती है। अब इस अभिक्रिया में जब एटीपी बन रहा है प्रकाश अभिक्रिया में, तो उसको हम प्रकाश फॉस्फोटीकरण कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अभिगमन चक्री तथा अचक्री अर्थात दो प्रकार का होता है। ये इलेक्ट्रॉन का जो अभिगमन है वो चक्री मतलब चक्र के रूप में होगा, साइक्लिक होगा, और अचक्री मतलब नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जिस क्लोरोफिल अणु से निकलता है पुनः उसी अणु में मूल अवस्था में लौट जाता है। मान लो क्लोरोफिल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला उत्तेजित हो गए, तो दोबारा उसी क्लोरोफिल में वो वापिस आ जाता है अपने मूल अवस्था में, ठीक है। इस क्रम में केवल एटीपी का संश्लेषण होगा। तो इस पूरी क्रिया से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब चीज? एटीपी का संश्लेषण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। अचक्रिक इलेक्ट्रॉन अभिगमन में क्लोरोफिल अणु से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन को एक अलग अणु एनएडीपी स्वीकृत कर लेता है। अब क्या बोल रहे हैं कि क्लोरोफिल से जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकला था उसको दूसरा अणु एनएडीपी एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। क्लोरोफिल के इस इलेक्ट्रॉन की कमी को जल से आया इलेक्ट्रॉन पूरी करता है। अब क्लोरोफिल में क्या था? इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तो वो वापिस उसी में नहीं आ रहा है, किसमें? अचक्री में, तो वापिस नहीं आ रहा है, उसको दूसरा ले गया, तो इसमें तो कमी हो गई ना। तो उसकी कमी को जो जल रहता है, वाटर रहता है, उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, रेबिनोविच एवं गोविंद जी मतलब दोनों साइंटिस्ट थे, के अनुसार जो प्रकाश अभिक्रिया होती है, जो लाइट रिएक्शन होता है कि वर्णक प्रणाली 1 और वर्णक प्रणाली 2 अर्थात दोनों प्रणालियां साथ साथ कार्य करती है। जो हमने प्रणाली एक सिस्टम 1 और सिस्टम 2 देखा था ना, वो दोनों जो प्रणाली वो एक साथ काम करती है। ये नहीं कि पहला प्रणाली काम करेगा वो खत्म हो जाएगा दूसरा होगा, नहीं, दोनों एक साथ कार्य करते हैं। एक का उत्पाद दूसरे के द्वारा उपयोग किया जाता है। मान लो इससे बन गया ऑक्सीजन, तो दूसरा प्रणाली उसका उपयोग करेगा, है ना। तो बेंडन इलेक्ट्रॉन अभिगमन
अभिगमन के लिए जेड स्कीम प्रस्तावित किया। तो बेंडा वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस प्रकाश अभिक्रिया को जेड स्कीम से प्रस्तावित किया था, शो किया था। अब 5th पॉइंट देखते हैं। वर्णक तंत्र 1, प्रकाश तंत्र 1 में मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए 683, क्लोरोफिल ए 700 तथा कैरोटीनॉइड्स के द्वारा प्रकाश ऊर्जा ग्रहण की जाती है। बोल रहे वर्णक तंत्र 1 में ये सब जो वर्णक है इनके द्वारा, पिगमेंट्स उनके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण की जाती है वर्णक तंत्र 1 में, ठीक है, मतलब प्रकाश तंत्र 1 में। वर्णक तंत्र 2 में, प्रकाश तंत्र 2 में जो मुख्य वर्णक होते हैं वो है क्लोरोफिल बी, सी, डी और फाइकोबिलिन्स। ये वर्णक होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो जो प्रकाश तंत्र 1 है, वर्णक तंत्र 1 है, उसमें ये वर्णक काम आते हैं प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। और जो वर्णक तंत्र 2 है, प्रकाश तंत्र 2 है, उसमें ये जो नाम से जो यहाँ मेंशन किए गए हैं वो वर्णक काम आते हैं प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। दोनों वर्णक तंत्र में वर्णक अत्यंत छोटी एवं प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से स्वतंत्र इकाई के रूप में होते हैं। अब जो ये वर्णक तंत्र है उसमें वर्णक जो पिगमेंट्स होते हैं वो छोटी रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दृष्टि से स्वतंत्र इकाई के रूप में दिखाई देते हैं। और पार्क एवं बिगिंस ने थाइलेकॉइड से इन संरचनाओं को पृथक्कृत किया था, इसे क्वांटाजोम नाम दिया था। देखो जो पार्क और बिगिंस थे, उन्होंने जो थाइलेकॉइड क्लोरोप्लास्ट में संरचना पाई जाती है, मतलब कि जो ग्रेना की पूरे सिक्के वाली संरचना जो पूरे बंडलों में पाई जाती है उसको एक को थाइलेकॉइड बोलते हैं और पूरे को ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। तो उसको उन्होंने क्वांटाजोम कहा गया था क्योंकि वो प्रकाश के क्वांटम को ग्रहण करते हैं। वो प्रत्येक वर्णक तंत्र के क्वांटाजोम में क्लोरोफिल के लगभग 230 अणु एवं अन्य वर्णकों के अणु पाए जाते हैं। अब पूरे जो क्वांटाजोम में है उतने क्लोरोफिल के लगभग 230 अणु और अन्य वर्णक के भी अणु पाए जाते हैं। क्वांटाजोम में पाए जाने वाली विभिन्न वर्णकों के साथ अणु प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर अपनी क्रियात्मक केंद्र को स्थानांतरित करते हैं, जो कि ऊर्जा ट्रैक का कार्य करती है। इस तरह ग्रहण की जाने वाली प्रकाश ऊर्जा के कारण, इसलिए जो प्रकाश ऊर्जा जब ग्रहण करते हैं तो क्लोरोफिल अणु उत्तेजित हो जाते हैं। क्लोरोफिल क्या होते हैं, प्रकाश ऊर्जा पाके उत्तेजित हो जाते हैं। ये देखो रिएक्शन है, क्लोरोप्लास्ट को उत्तेजित कर ग्राउंड स्टेट, पहले ऐसा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गति कर रहे थे अपने मूल अवस्था में। ये क्या है, ये क्लोरोफिल का स्थिति है। अब क्या हुआ, तो प्रकाश ऊर्जा पड़ा, ये जो है उत्तेजित हो गया, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था है। ये क्या हुआ, दूसरे अपने कक्षा से बाहर निकल के दूसरी कक्षा में आ गए उत्तेजित होके। अब देखो प्रकाश अवशोषण एवं उत्पन्न होने वाली स्थितियां कि प्रकाश का अवशोषण कैसे होती है और कौन कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। हाई एनर्जी लेवल, एक्साइटिंग लाइट क्वांटम, लो एनर्जी लेवल, ये लो एनर्जी बता रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रकाश अवशोषण। और जो हमने अभी पूरा बताया ना कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फिर प्रकाश पाके उत्तेजित हो जाते हैं और ये एक्साइटेड माने उत्तेजित अवस्था हो जाते हैं। तो ये पूरा जो हमने अभी तक डिस्क्राइब किया था वर्णन, उसी को हमने देखा है। अब देखते हैं वर्णक तंत्र 2 में क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम 2 में क्या होता है। जो छोटे तरंग दैर्ध्य को ग्रहण करते हैं ना वाली प्रकाश के क्वांटम को अवशोषित करती है। जो छोटे तरंग दैर्ध्य को लेते हैं वो क्या है, वर्णक तंत्र 2 है। और जो लंबे प्रकाश तरंग दैर्ध्य को लेते हैं वो वर्णक तंत्र 1 है, जिसके कारण इनका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है। अब छोटी तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश ऊर्जा को लेकर इसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है। ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम क्विनोन द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जो क्विनोन है वो उसके द्वारा उत्तेजित इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। क्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न वाहक पदार्थ जैसे कि साइटोक्रोम, B5059, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम तथा प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ प्रकाश प्रणाली 1 के पास पहुंचता है। जब ये क्विनोन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, इस सब से होते हुए वो जो प्रकाश वर्णक तंत्र 1 है वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है।
अब जो प्लास्टोक्विनिन है और जो साइटोक्रोम F है उसके बीच इलेक्ट्रॉन्स के दो अणुओं के बीच निहित ऊर्जा के कारण एक एटीपी का संश्लेषण हो जाता है, एक एटीपी का निर्माण हो जाता है। एटीपी से अकार्बनिक फॉस्फेट जुड़ के एटीपी का निर्माण कर देते हैं। अब वर्णक तंत्र 1 में और क्या होता है, जो लंबे तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश 700 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, लंबे प्रकाश वाले तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है वर्णक तंत्र 1। इसके उत्तेजनीकरण के फलस्वरूप जो बाहरी कक्षा की ओर इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम अज्ञात यौगिक के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा पाके उत्तेजित हो गए और जो बाहर जो यौगिक उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, तो अज्ञात यौगिक को हम X से देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का विद्युत धनात्मक दिशा में अभिगमन शुरू हो जाता है। फिर उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अभिगमन शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स पहले फेराडॉक्सिन की तरह के अवकारी पदार्थ के पास पहुंचता है। इलेक्ट्रॉन पहले क्या करता है, वो फेराडॉक्सिन अवकारी पदार्थ के पास पहुंचता है। यदि रिडक्टेज एंजाइम तथा NADP नामक को एंजाइम उपस्थित हुए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ NADP को भी अवकृत करने में प्रयुक्त हो जाते हैं। यदि NADP एवं रिडक्टेज एंजाइम अनुपस्थित हुए तो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F से होता हुआ जो वर्णक तंत्र 1 है के पास पुनः वापिस पहुंच जाता है। ठीक है, अब फेराडॉक्सिन एवं साइटोक्रोम तथा साइटोक्रोम B6 एवं साइटोक्रोम F के बीच पुनः दो उत्तेजित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निहित ऊर्जा के फलस्वरूप फिर से एक एक एटीपी का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, जैसे NADP से देखो NADPH H+ ऐसे NADPH2 बन गया। तो देखो हमने अभी जो पढ़ा, ये था लाइट फोटो सिस्टम 1 मतलब कि प्रकाश वर्णक तंत्र प्रणाली का एक है, और लाइट फोटो सिस्टम 2 वर्णक तंत्र 2 है। इसमें 700 लंबे तरंग दैर्ध्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा, इसमें छोटे तरंग दैर्ध्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, तो ये देखो इसको ऐसे रिएक्शन से समझा सकते हैं कि प्रकाश तंत्र द्वारा फोटॉन्स का अवशोषण कैसे हो रहा है। अब देखते हैं 8वां पॉइंट, प्रकाश प्रणाली। प्रकाश प्रणाली या वर्णक प्रणाली जो 2 है, सेकंड है, उसके उत्तेजनीकरण, जब उसमें उत्तेजनीकरण होता है के कारण उसकी स्थायी कक्षाओं में, जो उसकी स्थायी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होने लगती है। अब उत्तेजित होकर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो उसके आगे के जो क्लोरोफिल में कमी हो गई ना, वो बाहर निकल गए इलेक्ट्रॉन, तो जिसके कारण मैग्नीज 2+ एवं Cl- क्लोरीन की उपस्थिति में जल का प्रकाश अपघटन हो जाता है। अब क्या होगा, अब इस क्लोरोफिल अपने इलेक्ट्रॉन की कमी पूर्ति के लिए जल से मांगेगा, जल से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो क्या होगा, जल का अपघटन हो जाता है। किसकी उपस्थिति में, मैग्नीज और क्लोरीन की उपस्थिति में। ये यहाँ पे इसका समीकरण दिया गया है, कैसे उसका अपघटन हो रहा है। जल के अणु हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन OH- में टूट गए, फिर क्या हो रहा है, जल के अणु और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। ठीक है, जल के प्रकाश अपघटन के कारण निकले इलेक्ट्रॉन्स अज्ञात यौगिक Z से होता हुआ प्रकाश वर्णक प्रणाली 2 को प्राप्त होता है। अब जब जल का अपघटन हो गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले वो अज्ञात यौगिक को पास चले गए, तो Z से होता हुआ वर्णक प्रणाली 2 को वो प्राप्त हो जाता है। चूंकि आगे नेक्स्ट पॉइंट है, चूंकि वर्णक प्रणाली 2 के इलेक्ट्रॉन्स वर्णक प्रणाली 1 को प्राप्त होता है। हमने क्या देखा, जो वर्णक प्रणाली 2 है उसका इलेक्ट्रॉन्स 1 को प्राप्त होता है। जब हमने देखा था ना कि एक प्रणाली से निकला जो उत्पाद रहता है वो दूसरे प्रणाली के उपयोग में आता है, तो यहाँ पे यही लाइन है कि वर्णक प्रणाली 2 के इलेक्ट्रॉन वर्णक प्रणाली 1 को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन अभिगमन के इस क्रम को अचक्रीय इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोबारा इलेक्ट्रॉन फिर से वर्णक तंत्र 1 में आ गया और ये चक्र निरंतर चल रहा है। इसलिए हमें से इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे प्रणाली में चला गया। ठीक है, वो अपने प्रणाली में नहीं घूम रहा है, वो दूसरे वर्णक तंत्र प्रणाली 1 में चला गया, इसलिए इसे अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन बोलते हैं, नॉन साइक्लिक, क्योंकि दोबारा वो वर्णक प्रणाली 2 में नहीं आया, वो वर्णक प्रणाली 1 में चला गया। ठीक है,
वर्णक प्रणाली 1 के इलेक्ट्रॉन का पुनः वर्णक प्रणाली 1 के पास आ जाना है। अब क्या होता है, जो वर्णक प्रणाली के जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो वापिस वो वर्णक प्रणाली 1 में ही आ रहे हैं, इसलिए इसे चक्रीय बोलते हैं। जब वो एक ही प्रणाली से अपनी प्रणाली में आ रहे हैं इसलिए उसको चक्रीय है, और जो सेकंड वाला है वो क्या कर रहा है, एक अपना आके वो दूसरे में चला जा रहा है, मतलब कि अचक्रीय है। दोनों क्रमों में एटीपी का संश्लेषण होता है, पर क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन, जो एटीपी का निर्माण होता है वो दोनों क्रम में होता है, चक्रीय भी में और अचक्रीय में भी। एटीपी के संश्लेषण की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश फॉस्फोटीकरण कहते हैं। अब एटीपी का संश्लेषण होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश फॉस्फोटीकरण कहा जाता है। इसलिए वर्णक तंत्र 2 से वर्णक तंत्र 1 के बीच इलेक्ट्रॉन अभिगमन के क्रम में एटीपी के संश्लेषित होने की प्रक्रिया को अचक्रीय फॉस्फोरीकरण कहते हैं, क्योंकि वर्णक तंत्र 2 से वर्णक तंत्र 1 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वापिस नहीं आ रहा है, इसलिए वह अचक्रीय हो गया। वर्णक तंत्र 1 से वर्णक तंत्र 1 के बीच होने वाले इलेक्ट्रॉन के अभिगमन को क्या बोलते हैं, एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया को चक्रीय प्रकाश फॉस्फोटीकरण बोलते हैं। ठीक है, एटीपी का निर्माण हो रहा है प्रकाश अभिक्रिया में तो उसको प्रकाश फॉस्फोटीकरण कहा जाता है। अगर वो चक्रीय है तो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोटीकरण, अगर वो चक्रीय नहीं है तो अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोटीकरण कहा जाता है। प्रकाश अभिक्रिया को संपूर्णता में प्रकाश तंत्र 2 का इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र या वर्णक तंत्र 1 से होता हुआ NADP के साथ H+ के संयुग्मन से प्रयुक्त होता है। इसलिए जो वर्णक तंत्र 2 है वो NADPH2 के संश्लेषण का परिपथ अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन के अंतर्गत आता है। तो NADPH2 का जो संश्लेषण है वो अचक्रीय के अंतर्गत आ रहा है। अब जो हमने पूरा प्रोसेस समझा वो डायग्रामेटिक यहाँ पे दिया गया है डायग्राम की, प्रकाश अभिक्रिया के वर्णक तंत्रों के बीच इलेक्ट्रॉन का अभिगमन तथा प्रकाश फॉस्फोटीकरण, मतलब कि प्रकाश फॉस्फोरीकरण मतलब कि कैसे एटीपी का संश्लेषण हो रहा है, एटीपी का निर्माण हो रहा है दोनों वर्णक तंत्रों के बीच में, और इलेक्ट्रॉन का अभिगमन कैसे हो रहा है। जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया है वही डायग्राम में ये शो हुआ है कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, ये डायग्रामेटिक है, आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये बनाना पड़ेगा इस पूरी क्रिया को समझाने के लिए। चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन है, चक्रीय प्रकाश कोश में जो चक्र के रूप में होता है, देखो जो लाइट क्वांटम है 700 मतलब कि लंबे तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश ऊर्जा जो प्रकाश वर्णक तंत्र 1 में होती है। ठीक है, उसको इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको प्राइमरी एक्सेप्टर अज्ञात यौगिक कर रहा था, फिर वो इस वाहकों से होते हुए दोबारा जो इलेक्ट्रॉन है इसमें वापस आ जाता है, इसलिए क्या है, चक्रीय अभिक्रिया है। ये सब जो है वो विभिन्न प्रकार के वाहक है, कैरियर है, इन सब से गुजर के इलेक्ट्रॉन वापस आ जा रहा है, मतलब ये चक्रीय इलेक्ट्रॉन है। और चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण मतलब कि एटीपी का संश्लेषण हो रहा है चक्र के रूप में। अब देखते हैं प्रकाश अभिक्रिया के विभिन्न वर्णक तंत्र और उसके बीच होने वाले इलेक्ट्रॉन अभिगमन के क्रम NADPH2 एवं एटीपी के संश्लेषण के साथ ही प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश अभिक्रिया की समाप्ति होती है। ठीक है, ये अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन है। अचक्रीय फॉस्फोरीकरण मतलब क्या हो रहा है, इसमें जो छोटे तरंग दैर्घ्य वाली थी प्रकाश वर्णक तंत्र 2 उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकला वो बहुत सारे उससे होते हुए वाहक कैरियर से होते हुए इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, जो प्रकाश वर्णक 1 में था वहां पे चला गया, और वापिस वहां पे इससे आया क्या, नहीं आता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, ई वापिस इसमें नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ NADPH2 ही इसमें बनता है। ठीक है, इसलिए ये जो है वो अचक्रीय है। ठीक है, अचक्रीय पर इसमें एटीपी का संश्लेषण हो रहा है, इसलिए ये अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण है और ये अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन का डायग्राम है। आपको ऐसे ही जो आपने वर्णन किया है उसको अचक्रीय चक्रीय दोनों को आपको ऐसे ही समझाना है और डायग्रामेटिक मतलब कि चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। तो मतलब कि हमने जो पूरा प्रकाश अभिक्रिया के चरण पर है कि प्रकाश अभिक्रिया कैसे स्टार्ट होती है, किन चरणों से होकर गुजरती है, आखिरी में हमें क्या बनता है, कौन सा पदार्थ वर्णक 1 में बन रहा है तंत्र में और कौन सा वर्णक तंत्र 2 में बन रहा है, और विभिन्न वर्णक तंत्र और उसके बीच होने वाले, अब विभिन्न वर्णक तंत्र, ये अलग अलग वर्णक तंत्र है, वर्णक तंत्र 2 है, वर्णक तंत्र 1 है, इन दोनों के बीच होने वाले जो इलेक्ट्रॉन अभिगमन है, इलेक्ट्रॉन का गमन हो रहा है, उस क्रम में NADPH2 और एटीपी का संश्लेषण होता है। इसका
NADPH2 का संश्लेषण इससे होगा, वर्णक तंत्र 2 से होगा, और ATP का संश्लेषण हो जाता है, दोनों में होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की इस क्रिया, प्रकाश अभिक्रिया की इस तरह समाप्ति हो जाती है, पूरे इसके चरण कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने प्रकाश अभिक्रिया देखा है, लाइट रिएक्शन देखा है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलो, लाइट रिएक्शन बोलो, प्रकाश अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसमें हमने देखा कि इसमें 2 प्रणाली पाई जाती है इसमें, और उसमें कौन कौन से चरण, कौन कौन से स्टेप से होके पूरी प्रकाश अभिक्रिया पूरी होती है, लाइट रिएक्शन पूरी होती है। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करते चला है कि आपको होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर ये ऐसा टॉपिक है कि आपको एक बार में क्लियर नहीं होगा, आपको इसको पढ़ते जाना है, समझते जाना है, रिपीट करते जाइए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे। आप क्या है, ये जो साइंस होता है ना, उसको आप ऐसे पढ़े कि नहीं, आपको थोड़ा सा इसे आपस में बहुत आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करके पढ़िए कि ये पौधों में हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके किन भागों से होगा गुजर रहा है, कैसी प्रक्रिया है, तो क्या बन रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, तो ये सब करके पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको पढ़ना, रीड करना, क्योंकि एक बार में समझ में आने वाला टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा ये प्रोसेस है, बहुत बड़ी ये प्रक्रिया है, तो इसको आप स्टेप्स को पढ़ते चलिए और समझते चलिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन के टॉपिक को कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।